गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 10 में हम लोग संचयन किताब के प्रथम अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। प्रश्नोत्तर की भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन 2-4 प्रश्न अभी बाकी हैं जिसे आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है, जब आप कहानी अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप प्रश्नोत्तर अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। हमारे आसपास की ही कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे कथाकार मिथिलेश्वर ने अपने कहानी में जिसे कथाकार ने अपनी कहानी का रूप दिया है। हरियर काका, जो कि आरा के पास एक गांव है, वहीं की कहानी है, जो कि आरा हमारे बहुत ही करीब है। आप आरा का नाम सुने भी होंगे, और कैसे मिथिलेश्वर और हरियर काका दोनों की गहरी मित्रता होती है और दोनों पड़ोस में ही रहते हैं, आस पड़ोस। कथाकार ने और ये हरियर काका ने कथाकार को बचपन में, मिथिलेश्वर को बचपन में बहुत खिलाया करते थे, कंधे पर घुमाया करते थे, तो एक दूसरे से विशेष लगाव है। और कथाकार भी बहुत अच्छी तरह हरियर काका के मन के भाव को समझते हैं, और कुछ दिनों से वो देख रहे थे कि क्यों हरिहर काका उदास रहने लगे हैं। बहुत कुछ पता किया तो उन्हें बहुत सारी बातें पता चली, गांव से पता चला। और सबसे मुख्य बिंदु है इस पाठ का, 3 बिंदु है। 3 है क्या क्या भाई? तो एक ठाकुरबाड़ी, एक तालाब, एक गांव का बहुत बड़ा वृक्ष। तो ठाकुरबाड़ी में शुरू में लोग जो भी एक विश्वास था लोगों का कि ठाकुरबाड़ी से जो भी काम शुरू होता है वो ठाकुरबाड़ी से ही शुरू होता है, अपना शुभ काम वहीं से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद लोग अपने घर में काम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार सबका एक विश्वास हो गया था कि ठाकुरबाड़ी जो है वो हमारे सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, इसलिए सभी लोग वहाँ जाते थे। इस प्रकार ठाकुरबाड़ी में धीरे धीरे लोग पैसे देने लगे, जेवर देने लगे, ज़मीन देने लगे, और ठाकुरबाड़ी बहुत धनी हो गया। वहाँ के महंत लोग बहुत धनी हो गए। और आपने हमेशा ही सुना होगा कि मंदिर और ठाकुरबाड़ी या कहीं के भी जो महंत लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, वो बहुत पैसे वाले होते हैं। धीरे धीरे पैसा जो है कैसे अपराध में बदलता जाता है, वो उन्हें तो कमाना है नहीं, पैसे मिल रहे हैं आराम से, तो वो अपना काम उस पैसे को दूसरे काम में लगाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हरियर काका के साथ भी होता है। और 4 भाई हैं हरियर काका, और चारों भाइयों में इनके पास 15-15 बीघे ज़मीन है, और इनकी कोई संतान नहीं है, इनकी पत्नी नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हरियर काका अपना 15 बीघा ज़मीन या तो अपने भाइयों को लिखें, या ठाकुरबाड़ी को लिखें, या फिर गांव में कोई विद्यालय बनवाएं। तरह तरह के लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। लेकिन अब जो हैं हरियर काका बहुत समझदार हो गए हैं। अब वो किसी की बात सुनते नहीं, बस मौन रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतनी बात जान चुके हैं। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य क्या होता है? डरता है, मृत्यु से डरता है। लेकिन जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं है, वो मृत्यु को वरण कर लेता है। ठीक यही स्थिति हरियर काका के भी साथ होती है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नोत्तर जो बचे हुए हैं उसको देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करें। तो बच्चों, हम लोग 6 प्रश्नोत्तर की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अब हम 7वीं की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कौन तैयार होता है? आप जान ही रहे हैं कि हरिहर काका मृत्यु का वरण करने के लिए अब तैयार हैं। कैसे? तो आप लिखेंगे कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हरिहर काका दोनों ही स्थितियों से गुजरते हैं।
पहले जब वे ज्ञान की स्थिति में थे तो मृत्यु से डरते थे, परंतु बाद में उन्हें ज्ञान होने पर वो मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ज्ञान होने पर काका को वे सब लोग याद आ जाते हैं जिन्होंने परिवार वालों की मोह माया में फंसकर अपनी ज़मीन उनके नाम कर दी, इसलिए और वे बाद में पैसे के लिए मोहताज हो गए। तो हरिहर काका को ये सारी बातें याद आने लगती है और वे अब सचेत हो जाते हैं। इसलिए कहानी में महंत एवं काका के भाई उनकी ज़मीन अपने नाम करवाने हेतु कई युक्तियों को अपनाते हैं। आप पढ़े हैं, समझ भी रहे हैं, सुने भी हैं कि महंत काका का अपहरण करवाते हैं, कोई उन्हें डराता है, धमकाता है और अंगूठा का छाप लेना चाहता है। तो इस प्रकार हरिहर काका इन सारी युक्तियों को समझ चुके हैं, उन अनुभवों से परिचित हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ज्ञान हो गया है। अब उन्हें इन धमकियों का कोई असर नहीं होता है और वे मृत्यु को वरण के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मृत्यु तो एक दिन होना ही है, अतः मृत्यु से डरना व्यर्थ है। इसलिए हरिहर काका की इसी मनस्थिति के कारण लेखक ने उक्त कथन कहे हैं। आप ऐसे लिखेंगे। 8वां है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आपको अपना विचार देना है। आपने कहानी को सुना, हरिहर काका के बारे में सुना और आप आसपास भी बहुत कुछ देख रहे होंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो आप उस अनुभव के आधार पर लिखेंगे कि किस प्रकार रिश्ते जो हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं। तो आप लिखेंगे कि आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। अब रिश्तों से ज़्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है। रिश्ते ही उसे क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जहाँ स्वार्थ है वहाँ हम रिश्ता बनाते हैं, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ रिश्ता नहीं बनाते हैं। जहाँ हम देखते हैं वहीं रिश्ता बनाते हैं। तो अपने पराये में अंतर, ये जो रिश्ते हैं, ये जो पैसा है वो अपने पराये में अंतर करता है। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका निर्धारित होती है। रिश्ते ही सुख दुख में काम आते हैं। यही दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। आप देख ही रहे हैं कैसे जहाँ हमारी ज़रूरत है हम उससे रिश्ता बनाते हैं। यह दुख की बात है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त हो गया। इस कहानी में भी यदि पुलिस न पहुंचती तो परिवार वाले काका की हत्या कर देते। इंसानियत तथा रिश्ते का खून तब स्पष्ट नजर आता। जब महंत और परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या न करने का अफसोस है। देखिए कितनी बड़ी बात है, कैसा रिश्ता है, कैसी मानवता है उनके पास। मानवता नाम की चीज़ ही नहीं है। इसीलिए ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत को अहमियत दी जा रही है। आप लिखेंगे कि रिश्तों से, आज के समय में रिश्तों से ज़्यादा धन दौलत को महत्व दिया जा रहा है, उसकी अहमियत हो रही है और हमारे समाज में इसकी जो भूमिका है वो आप देख रहे हैं। तो आप अपने आसपास तथा हरिहर काका की कहानी से जो कुछ भी समझे हैं उसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। तो यदि आप कैसे मदद करेंगे आप ध्यान से सुनेंगे कि यदि हमारे घर के आसपास कोई हरिहर काका जैसी दशा में होगा तो हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। आप सोचेंगे उसके बारे में कैसे मदद करना चाहिए। पहले तो उसके परिवार वालों को समझाएंगे, वे उस व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार न करें, उसे प्यार, सम्मान और अपनापन दें। पहले हम उसे ये समझाएंगे। फिर भी यदि वे न माने तो पड़ोस के बड़े बुजुर्गों की सहायता लेंगे। हम उन्हें बुला के लाएंगे
और उन्हें किसी प्रकार की सहायता दिलवाएंगे, करवाएंगे और पहुंचवाएंगे। यदि पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, आप हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि मीडिया भी सहयोग करे तथा उस व्यक्ति को इंसाफ दिलवाए, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। आज आप देख रहे हैं कि मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया की कितनी पहुंच है। आए दिन आप टीवी में देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं कि बहुत लोग गलत काम करते हैं, लेकिन मीडिया को सूचना मिलते ही वो सब कुछ भंडाफोड़ कर देती है और समाज के सामने सब कुछ ला देती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वही है कि आप लिखेंगे कि हरिहर काका जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से उनका जो मन था, खून के रिश्तों से उनका विश्वास जो था वो उठ चुका था, उससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे कि कितने प्यार से अपने भाइयों के साथ रहते थे, लेकिन भाइयों के इस व्यवहार से उनका विश्वास उठ चुका था। वे बिल्कुल चुप रहते थे, किसी की भी कोई बात का उत्तर नहीं देते थे। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज मीडिया की अहम भूमिका है। लोगों को सच्चाई से अवगत करना उसका मुख्य कार्य है। जनसंचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना आसान है। मीडिया की आप भूमिका देख रहे हैं, तो आप जितनी तरह से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे मीडिया की भूमिका होती है, इसको आप लिखेंगे। कैसे हरिहर काका की मदद हम कर सकते थे मीडिया अगर होती तो। वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते, ठीक है, वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते। और यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो स्थिति शायद थोड़ी भिन्न हो जाती। वे अपनी बात रख पाते, लोगों के सामने बात पहुंच जाती, लोगों का अत्याचार सबके सामने नज़र आ जाता। तो हरिहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाती, यदि मीडिया होती उस समय। उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में मदद करती। अब जिस प्रकार के दबाव में वे जी रहे हैं, वैसी स्थिति मीडिया की सहायता मिलने के बाद नहीं रहती। इसलिए उस समय मीडिया नहीं थी, इसलिए हरिहर काका को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो 10 प्रश्नोत्तर हम लोगों ने 10 की चर्चा कर ली है और हरिहर काका के बारे में आप जान गए हैं कि हरिहर काका किस प्रकार के व्यक्तित्व थे। हरिहर काका विवाहित थे, लेकिन उनकी उन्होंने शादियां की थी, लेकिन एक भी पत्नी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। इसलिए उनके नाम के जो 15 बीघे ज़मीन थे उस पर सबकी आंख लगी हुई थी, इसीलिए घर में थोड़ा बहुत खाना पानी उनको मिल जाता था। लेकिन बाद में जब लोगों ने उनके मन में ये भाव आ गया कि ये तो ज़मीन किसी को भी लिख सकते हैं, तब हरिहर काका की हालत वैसी ही हो गई जैसे कोई पड़ोस में या दूसरे में या दुश्मन होता है, इस तरह का लोग व्यवहार उनके साथ करने लगे। तो हरिहर काका धार्मिक विचारों वाले थे, ठीक है ना, और संस्कारशील व्यक्ति थे। और हरिहर काका को परिवार में उचित सम्मान नहीं मिलता, परंतु फिर भी वो बेरुखी को समझ के भी बेचारे अच्छे से रहते थे, ममतालू थे, अपने भाइयों के बारे में सोचते थे। और बाद में इन सब परिस्थितियों का अनुभव करने के बाद, अनुभव मिलने पर वो क्या हो गए, जागरूक हो गए। अनपढ़ थे लेकिन वो जागरूक व्यक्ति बन गए और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। तो जब उनके भाई और परिवार वालों से उन्हें उचित सम्मान मिलना बंद हो गया, खेतों पर अपना अधिकार जमाना आरंभ कर दिया, तो वे अब किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। अब वे ज्ञानी हो गए थे। बहुत अच्छी पंक्ति है कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब समझ जाता है कि सच्चाई क्या है जीवन की, तब उसे कोई भय नहीं होता, तब उसे मृत्यु से डर नहीं लगता है, बल्कि मृत्यु का वो वरण करता है। ठीक है, हम लोग इसको समाप्त करते हैं। ये पाठ यहाँ आज पूरी तरह समाप्त हो चुका प्रश्नोत्तर के साथ। अब आप अच्छी तरह से कॉपी में संचयन की एक कॉपी बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे सभी प्रश्नोत्तर का उत्तर
और आधे से फिर व्याकरण में जो पढ़ाई हो रही है उसको भी आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये भी प्रश्न देख लीजिए, 1 2 3 4